हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ई डोजियर में अपलोड होने हैं। सर हमारे डॉक्यूमेंट्स ये पूरे नहीं हैं, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा कैंडिडेचर, या कोई और प्रॉब्लम तो आगे नहीं आएगी। तो देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि जो DSSP है ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करता। डॉक्यूमेंट्स कौन वेरीफाई करेगा सर? फिर ये करता है हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि आप जिस भी पेरेंट डिपार्टमेंट के लिए आपने फॉर्म भरा है, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि DSSP जो है वो बहुत तरीके के एग्जाम्स लेता है दिल्ली में, ठीक है। टीचिंग एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो DSSP कंडक्ट करता है, लेकिन अंडर दिल्ली गवर्नमेंट ही करता है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए एग्जाम लेता है कौन? DSSP। तो DSSP केवल एक कहें कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ठीक है। वो केवल सिलेक्शन करता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट का काम उसका नहीं है, यानी कि उसका काम है एग्जाम कंडक्ट कराना और आपको रिजल्ट दे देना, ठीक है। तो ये DSSP का काम है, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है कि लास्ट कई ईयर्स में देखा गया है कि जो एग्ज़ाम्स में DSSP कराता था, तो उसके अंडर डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनी होती थी, पहले जब DSSP किया करता था, ये लगभग 2022 से पहले किया करता था ऐसा वाला काम, ठीक है दोस्तों। 2022 से पहले क्या हुआ करता था कि DSSP जो है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कैंडिडेट्स के, हर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, क्योंकि ई डोजियर तब भी फिल किए जाते थे। ई डोजियर फिल करने के बाद DSSP स्क्रूटनी करता था कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल NCL का सर्टिफिकेट हो गया OBC कैटेगरी के अंदर या EWS कैटेगरी के अंदर। तो पहले ये काम DSSP किया करता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि कई कैंडिडेट्स जो है इनके अगेंस्ट कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में जाने की वजह से ये केस कई बार हार गए। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के ये कई केसेस में हार गए, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन नहीं था, जैसे किसी कैंडिडेट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया गया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी कैंडिडेट्स कई बार कोर्ट में चले गए, तो वहाँ भी ये केस हार गए। तो इनकी जो मैन पावर थी बेसिकली वो इन सारी चीज़ों में खर्च हो रही थी, अननेसेसरी चीज़ों में, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने में, जो इनका जोन नहीं था। तो इन्होंने खुद एक रेजोल्यूशन पास किया 2022 के अंदर, 14 जुलाई 2022 के अंदर, कि हम एक सिलेक्शन बॉडी हैं DSSP, और हम किसी भी कैंडिडेट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करेंगे। हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देंगे डॉक्यूमेंट्स के ई डोजियर की फॉर्म में फिल कराने के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड कर देंगे, लेकिन उनकी स्क्रूटनी जो होनी है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट करेगा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट 4 है, ये आपको हर रिजल्ट में मिल जाएगा। जैसे मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये पढ़ के दिखा रहा हूँ इंग्लिश के रिजल्ट से, ठीक है। आप नेचुरल साइंस का रिजल्ट आया है अभी, ठीक है, 29 को, 30 को, उसमें भी आप देख सकते हैं। मैथ्स का रिजल्ट आया है अभी कल ही, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये सभी में लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो ये बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं इस बात को कि द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर अ पोस्ट। कैंडिडेट हु डोंट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। ये सेकंड पॉइंट वो पॉइंट है जिसकी आप मैं बात कर रहा था आपसे, कि एज पर DSSP रिजोल्यूशन डेटेड 14/7/2022 DSSP shall neither undertake scrutiny of documents uploaded by the shortlisted candidate in their e-dossier। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था। नॉट चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है। तो RR के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, वो ना तो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के डोजियर चेक करेंगे और ना ही एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द वैकेंसी नोटिस रिलेटेड टू द एज, यानी कि अगर एज को लेकर के कोई मसला है तो भी इनसे रिलेटेड नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई मसला है, ये DSSP चेक नहीं करेगा। रिजर्व्ड कैटेगरी EWS है, ठीक है, OBC कैटेगरी है, वो भी ये नहीं कंसिडर करेगा। और जैसे PW का स्टेटस है, कई बार सर्टिफिकेट जो होता है वो उसमें डिसेबिलिटी का परसेंटेज कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, और सिलेक्शन में दिक्कत आती है कैंडिडेट्स को, तो यहाँ भी ये PWD कैंडिडेट्स के लिए भी ये कोई चेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट की किसी भी एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसकी एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर के ये कोई स्क्रूटनी नहीं करेंगे। दीज विल बी चेक बाय द यूजर डिपार्टमेंट एट अ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो ये सारा काम यूजर डिपार्टमेंट करेगा। कैंडिडेट शुड देयर फॉर ascertain their eligibility as per RR and terms of conditions of the vacancy notice and indicate their preference for those posts only for which they are eligible। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, RR के अकॉर्डिंग उसको फिल करें पोस्ट को। एक सी पॉइंट यहाँ भी दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस बाय DSSP, नो फर्दर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट वुड बी मेड। अगर एक बार DSSP ने रिजल्ट जारी कर दिया है, कौन सा रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है दोस्तों, ये है अभी जो आया है वो केवल आपकी कट ऑफ आई है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर एक बार DSSP ने वो रिलीज कर दी है, तो इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट नॉट ज्वाइनिंग नॉट फाउंड एलिजिबल, तो उस केस में अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो और या एलिजिबल नहीं है, सबसे एलिजिबल कब नहीं होगा? जैसे उसने मान लो ई-डोजियर ही फिलअप नहीं किए हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग तो तब होगी जब ई-डोजियर वगैरह फिल हो गए, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसके बाद में उसने ज्वाइन नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने के लिए, तो एक तो केस वो बनता है। एक कि किसी ने ई-डोजियर ही अपलोड नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में
document to be conducted by document verification by the user department. In such cases department may take further action regarding to carrying forward the vacancies. जो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी, जैसे ई डोजियर वगैरह भरने के बाद भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वैकेंसी खाली रह गई, या मान के चलिए ई डोजियर ही फिल नहीं किए तो भी वैकेंसी खाली रह गई, तो इस केसेस में जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो उस पर डिपेंड करेगा, वो उन वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड कर देगा, और देयर शैल नॉट बी एनी वेटिंग लिस्ट फॉर द और रिजर्व लिस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी DSS भी ऐसा नहीं है कि कुछ वैकेंसीज खाली रहने की वजह से वो रिजल्ट दोबारा निकालेगा या कुछ दोबारा से नई कोई कट ऑफ आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक जो कट ऑफ आ गई है यही रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो भी खाली वैकेंसीज रह जाएंगी वो पेरेंट डिपार्टमेंट उन वैकेंसीज को नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट होंगे उनके अंदर उन वैकेंसीज को ऐड कर देगा। तो सर क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, वेटिंग लिस्ट आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी EVGC का रिजल्ट आया था, उसमें वेटिंग लिस्ट है, पर इनका कहना यह है कि आगे कोई लिस्ट नहीं आएगी, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसी में आपकी मेरिट लिस्ट भी आएगी और वेटिंग लिस्ट भी इसी में आएगी, दूसरी कोई वेटिंग लिस्ट बाद में नहीं आएगी। मतलब एक बार जो ये फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे, अगर उसमें वेटिंग लिस्ट इंक्लूड है तो वही कंसीडर की जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स उसके अंदर हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर उनको आगे मौका मिलेगा, कोई नई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ EVGC का जो रिजल्ट आया है, आप ये देखिएगा। देखिए ये नोटिस आया है, ये 2026 को ये रिलीज़ हुआ था। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर ना 582 कैंडिडेट्स इनको लेने थे, और इसमें आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के अंदर ये कैंडिडेट्स हैं। ये ऐसे मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, ठीक है, दिस इज़ द मेरिट लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी मेरिट लिस्ट आएगी, इसके अंदर आपके रोल नंबर्स यहाँ पर जो होंगे, ठीक है, ये यहाँ मेंशन होंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए OBC कैटेगरी के अंदर इस तरीके से लिस्ट आएगी। SC कैटेगरी में, कैटेगरी A के अंदर PWD कैटेगरी के अंदर एक कैंडिडेट, SC कैटेगरी में 10, ST कैटेगरी में 3। तो इस तरीके से देखिए आपकी ये लिस्ट है जो मेरिट लिस्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ। और उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर एक आपको वेटिंग लिस्ट भी दिखाई देगी, ठीक है। ये तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट गई थी, वेटिंग पैनल लिस्ट इस तरीके से, ठीक है, ये वेटिंग पैनल लिस्ट है। तो इस तरीके से आपकी वेटिंग पैनल लिस्ट आएगी, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 16 कैंडिडेट हैं जिसमें से कि 12 UR के, SC के 3, ये वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर हैं, कैटेगरी A से, है ना, C का 01 जो है यहाँ पे एक इसका वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है, ये वेटिंग लिस्ट कैटेगरी है। तो मान लीजिए ये जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट आया है, इनमें से कोई E-डोजियर फिलअप नहीं करता है या ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर 1 साल के अंदर लगभग इनको मौका दिया था। 1 साल इन चीज़ों में लग जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ज्वाइनिंग में। तो आप ये मान के चलें कि विदिन 1 ईयर जो है, या अगर ये बहुत स्पीड अप करते हैं चीज़ें तो 8 महीने के अंदर इन वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनका भी नंबर आ सकता है, बस शर्त है कि ऊपर वाले कैंडिडेट्स ने E-डोजियर फिल नहीं किए हों, ठीक है। तो वापस आते हैं इसी पॉइंट पर जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था कि इन्होंने बोला कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, लेकिन बाद में कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। जो ये रिजल्ट फाइनल निकालेंगे उसमें ज़रूर वेटिंग लिस्ट हो सकती है, आप ये मान करके चलें। जैसे अभी साइंस का जो रिजल्ट है अभी वो अनाउंस हुआ है, SC मैथ्स का अनाउंस हुआ है, ठीक है, SSC का अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम जिनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, जब इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जैसी मैंने आपको दिखाई, अभी जो मेरिट लिस्ट आपको दिखाई थी, ऐसी मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी पॉसिबल है कि वहाँ पर हो ही हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वेटिंग लिस्ट ये इसलिए दे रहे हैं ताकि पेरेंट डिपार्टमेंट अगर ये पता है कि कोई E-डोजियर फिलअप नहीं किया गया है तो नेक्स्ट कैंडिडेट को मौका दिया जा सके, क्योंकि वैकेंसीज जो है ये फिल करनी ही है। तो इसके बाद भी अगर वेटिंग लिस्ट के बाद भी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट वैकेंसीज में एडअप हो जाती हैं। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि आप जब OARS मॉड्यूल पर अपने ऑप्शंस की प्रेफरेंस भरेंगे तो जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे, आइदर दिस कैन बी NDMC और दिस कैन बी DOE, ठीक है। आप कोई भी प्रेफरेंस भरें, चाहे वो NDMC का भरें चाहे DOE का, वो फाइनल कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ प्रेफरेंसेज में ऑप्शन होगा वहाँ पे पहले DOE का फिर NDMC का। तो पहली प्रेफरेंस मेरा मानना है कि पहले DOE को दें, क्योंकि वैकेंसीज वहाँ ज़्यादा होती हैं। NDMC को भी वैकेंसी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ DOE में वैकेंसीज फुल हो गई और आपकी प्रायोरिटी NDMC थी, तो NDMC में भी आपको सीट नहीं मिली तो हो सकता है आपको सीट ही ना मिले। तो DOE को प्रेफरेंस पहले रखेंगे, उसके बाद NDMC को प्रेफरेंस लेकर के आप लोग चलें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। तो आप जो भी ऑप्शंस चूज करें उसके अंदर बहुत वाइजली करें, क्योंकि यहाँ दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट को एक बार सीट मिल गई NDMC के अंदर, ठीक है, और वो फिर बाद में चाहेगी जी मैं DOE के अंदर चला जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उस हिसाब से प्रेफरेंस अपनी फिलअप करें, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, प्रेफरेंस फॉर्म जो है ये खुलेगा OARS मॉड्यूल पर, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ टू कंपल्सरीली एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस, कम से कम एक प्रेफरेंस तो आपको भरनी ही पड़ेगी। एंड शी विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट इन द डिपार्टमेंट, अदरवाइज अगर आपने एक भी प्रेफरेंस नहीं भरी तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी कंसिडर ओनली फॉर द सेलेक्टेड प्रेफरेंसेज ऑफ डिपार्टमेंट इन ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में आपने प्रेफरेंसेज भरी हैं उसी ऑर्डर में आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप अगर कोई भी ऑर्डर नहीं भरेंगे, कुछ भी प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इस तरीके से आप मान के चलें, ठीक है। तो भरना ही है। नो अदर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट टू बी कंसिडर, ठीक है, इफ नॉट सेलेक्टेड इन द प्रेफरेंस दैट इन डिपार्टमेंट। अगर आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने भरी है, जैसे 3 प्रेफरेंस, किसी ने 2 प्रेफरेंस भर दी और उसके अंदर से यहाँ 2 ही NDMC और DOE, दोनों प्रेफरेंस में से आपने मान लीजिए एक ही प्रेफरेंस भरी, मान लीजिए NDMC, और दूसरी प्रेफरेंस भरी नहीं और NDMC में आपको सीट नहीं मिली, तो आप ये मत सोचेगा DOE में मिल जाएगी। तो आपको दोनों चीज़ें एक्सरसाइज करनी है, दोनों ही ऑप्शन फिलअप करने हैं, पहले DOE फिर उसके बाद NDMC। अब एक फाइनल इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं दोस्तों E-डोजियर को लेकर के। देखिए E-डोजियर अगर आपने नहीं फिलअप किया है तो आप मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका चाहे हो भी चुका है, आप अच्छे मार्क्स लेकर के आए हो, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और ना ही आप
को रिक्रूट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ई डोजियर फिलअप करना, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपको ई डोजियर तो फिल करना ही करना है। मेरी बात जो भी कैंडिडेट ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आपको ई डोजियर फिलअप करना ही करना है। अगर आप किसी भी केस में गिवन डेट, जैसा कि नेचुरल साइंस तक की डेट जो है 16 दी गई है और मैथ्स की डेट 18 जून दी गई है, तो 16 जून से पहले और 18 जून से पहले मैथ्स वाले, 16 जून से पहले साइंस वाले ई डोजियर फिलअप कर लें। किसी भी हाल में कल से ओपन हो जाएंगे ई डोजियर फिलअप होना साइंस के। तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि ई डोजियर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे कैसे उनको एक तरीके से बोले अपलोड करना है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये बात पक्की मान के चलिए कि ई डोजियर तो फिल करना ही करना है, चाहे एक आध डॉक्यूमेंट अगर वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कर ही लिए होंगे। सबसे मेन दिक्कत आती है दो डॉक्यूमेंट्स की, एक तो ईडब्ल्यूएस वालों को और एक जो ओबीसीज हैं दिल्ली के, वो ध्यान रखिएगा। कहीं और के अगर आप ओबीसी हैं, यूपी के ओबीसी हैं, किसी भी स्टेट के अदर ओबीसी हैं, आपको दिल्ली में ओबीसी कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर ओबीसीज ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली के ओबीसीज हैं उनका जो सर्टिफिकेट है ना, एनसीएल का, नॉन क्रीमी लेयर का, वो बना हुआ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। एक्चुअल में इसके अंदर जैसे स्कूल के अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी फाइनेंशियल होता है, अप्रैल से मार्च का बनता है ये। तो अगर आपका एक्सपायर हो गया है, मान के चलिए आपने पिछली ईयर बनवाया था 25-26 का, और इस 26 को आपका जो एनसीएल है सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया, दोबारा बनवा लें, ठीक है, दोबारा बनवा लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वैकेंसीज कहाँ तक, रिक्रूटमेंट कहाँ तक चलेगा, कितना टाइम इसमें डिले होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, हमें नहीं पता। तो आप ये गलती भूल करके भी ना करें, ये डॉक्यूमेंट आप पहले बनवाएं। सिमिलरली फॉर ईडब्ल्यूएस, सिमिलरली फॉर एनसीएल सर्टिफिकेट। तो आप इन दोनों सर्टिफिकेट्स को फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपना बनवा लें। जिन्होंने 25-26 में बनवाया था वो दोबारा बनवा लें, ठीक है, थोड़ा सा पेन लेकर के इसको प्लीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि आगे तक वैकेंसीज जाती हैं, हमें नहीं पता ज्वाइनिंग कब तक हो, ठीक है। तो एक सेफर साइड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए, दोनों कैंडिडेट्स, एनसीएल वाले भी और ईडब्ल्यूएस वाले भी, ठीक है। और ई डोजियर तो फिल करना ही करना है, ठीक, ई डोजियर तो फिल करना है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को डाउट है कि मेरी पता नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रही है कि नहीं, और उसने एग्जाम दिया है, क्लियर हो गया है, आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रही है नहीं बैठ रही है वो बाद में आपका पेरेंट डिपार्टमेंट डिसाइड कर लेगा, लेकिन आप ई डोजियर ज़रूर फिलअप करना है आपको, ठीक है। तो इस भ्रम में नहीं रहना कि हमारे तो एज का इशू आ रहा है, हमारा तो सर्टिफिकेट नहीं है, या हमारी तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत तरीके की आपके दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उन सब से हट करके आपको बता रहा हूँ ई डोजियर फिलअप कर दीजिए, क्योंकि देखिए आगे क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। अभी से मान लेना कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, या मेरी तो एज ही निकल गई है, एक दिन कम आगे पीछे हो रहा है, पता नहीं कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, या कास्ट सर्टिफिकेट में एनसीएल मेरा जो बना हुआ है वो तो अप्रैल से नहीं बना, वो तो जून से बना हुआ है, पता नहीं कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। इन सब बातों को छोड़ करके आपको ई डोजियर फिलअप करना ही करना है, ठीक है। तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए ई डोजियर कैसे फिलअप करना है, तो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। बाकी अगर आपको चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है साइंस बंकर्स नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।